हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ हिंदी व्याकरण से ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अब रीट एग्ज़ाम में समय बहुत कम ही बचा है, तो इस वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? वह जो है यह दंतोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाकी तीनों ध्वनियाँ जो यहाँ पर दी गई है ये कैसी हैं? ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। ऊष्म व्यंजन है कितने? 4 हैं। 3 तो यहाँ पर है ही, एक कौन सा नहीं है? शा नहीं है। शा, शा, शाह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो यहाँ पर दंतोष्ठ ध्वनि के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा स्वर जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वह दीर्घ है, तो कौन सा है बताइए? ऊ है, ई है, री है या ऊ है? बताइए कौन सा है? तो ऊ है। बड़ा ऊ जो होगा यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा और उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है ही। ई जो है यह तालव्य है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है और यह ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। री जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। कौन सा है? मूर्धन्य है। यह भी ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ऊ तो हो ही गया, ओष्ठ है, दीर्घ स्वर है। और ये छोटा ऊ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है लेकिन ये ह्रस्व स्वर है, ध्यान रखिएगा। तो सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, वह अल्प प्राण है और घोष वर्ण है। कौन सा है? भा है, बा है, पा है या फा है? बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? बा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बा जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यह अल्प प्राण है और घोष वर्ण है। वैसे यहाँ पर जितने दिए गए हैं सभी का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ है ही। और भा जो है यह महाप्राण है। भा कैसा है? महाप्राण है, ध्यान रखिएगा। भा महाप्राण है और घोष वर्ण तो है लेकिन यह महाप्राण है। क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है? अल्प प्राण पूछा गया है। पा जो है यह ओष्ठ तो है ही, इसका उच्चारण स्थान, यह अल्प प्राण भी है लेकिन यह अघोष वर्ण है। यहाँ पर घोष वर्ण पूछा गया है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। फा जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है, यह महाप्राण है, महाप्राण है और अघोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य नहीं है? सा है, या है, चा है या ये वाला सा है? बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? डी यानी सा, ये वाला सा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसका सूत्र क्या है? लितुल सा नाम दंता, लितुल सा नाम दंता। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए री आएगा,
तू से पूरा ता वर्ग आ जाएगा, फिर ला आएगा, फिर सरौता वाला सा आएगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तालव्य नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? सरौता वाला सा नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बाकी तीनों जो है वह तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है? इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ई से दोनों ही आ जाएगी, छोटी बड़ी। चू से पूरा चा वर्ग या आ जाएगा, शलगम वाला सा आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? बताइए, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? 2, 1, 4, 3। कितने हैं? चलिए च वर्ग लिख लेते हैं। च, छ, ज, झ, इया। तो इसमें कौन से महाप्राण हैं? 2 महाप्राण हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन सा है? छ है और झा, ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा, और च, ज, इया ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। यानी दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? त, त्र, ज्ञ, छ। बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ता जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। यह स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ता नहीं है। त्रा संयुक्त व्यंजन है, और यह किससे मिलाकर बनता है? ता प्लस रा से मिलाकर त्रा बनता है। ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, यह किससे मिलाकर बनता है? ज प्लस इया से मिलाकर ज्ञा बनता है। छ भी संयुक्त व्यंजन है, यह किससे मिलाकर बनता है? का प्लस सा से मिलाकर छ बनता है। और एक संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन 4 है ना, कौन सा है? श्रा है। श्रा किससे मिलाकर बनता है? सा प्लस रा से मिलाकर श्रा बनता है। सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन किससे बनता है यह भी पूछा जाता है, कितने संयुक्त व्यंजन हैं यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ता जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है? गंगोपाध्याय, महोपाध्याय, कर्णोत्पादक या प्रत्यारोपण। बताइए किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो किसमें है? प्रत्यारोपण में यण स्वर संधि है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण मिलाकर बना है प्रत्यारोपण। करुणोत्पादक का संधि विच्छेद क्या होगा? करुण, करुण प्लस उत्पादक मिलाकर बना है करुणोत्पादक। महोपाध्याय का क्या होगा? महा प्लस उपाध्याय मिलाकर बना है महोपाध्याय। गंगोपाध्याय का क्या होगा? गंगा, गंगा प्लस उपाध्याय मिलाकर बना है गंगोपाध्याय। इन तीनों में जो है गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। गंगोपाध्याय में, महोपाध्याय में, कर्णोत्पादक में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। इसमें गुण संधि है। यहाँ पर यण संधि का उदाहरण पूछा गया है तो प्रत्यारोपण होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निह प्लस कपट, निस प्लस कपट, नी प्लस कपट, निस प्लस कपट। बताइए कौन सा निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो निह प्लस कपट मिलाकर बनता है निष्कपट। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वही प्लस सकार, बहिष प्लस अकार, बहि प्लस कार,
बहिर प्लस कार, बताइए बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, बहि प्लस कार मिलाकर बनता है बहिष्कार। इसमें भी विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 7? बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम, ये है उत्तम पुरुष में सर्वनाम आता है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आता है, तुम्हारे आता है, ये सब आता है। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह आता है, यह आता है, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है? बताइए यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसमें क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो यहाँ पर आप जो है यह सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? मध्यम पुरुष है, ये ध्यान रखिएगा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण? बताइए व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन बनता है। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक एक है, दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा है कौन सा? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक, समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक। तो ये है संज्ञा के भेद। सभी को ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संज्ञा का भेद है, कौन सा नहीं है, कितने हैं, किसे संज्ञा कहते हैं, इन सब में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? बताइए भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रकार है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष का बोध हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? बताइए गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा है संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर यहीं पर आपको नदी दिया होता तो वह जातिवाचक हो जाता। नदियों में से किसी एक को अलग करके उसका विशेष नाम दे दिया गया है, तो क्या दिया गया है? गंगा नाम दे दिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। नदी पूछा जाता है तो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि नदी से सभी नदियों का बोध होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 8? बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? सर्वनाम में खुद ही 6 वर्ण हैं। कैसे? एक सा हो गया, फिर रा, यहाँ पर वा में आधा लगा है ना, तो ये 2 हो गए, यानी वा है और आधा रा है, ये 2 हो गया। तो
और ना बड़ा है, इसमें भी 2 वर्ण है, ना है और एक आ है, तो ये 2 हो गया। कितने हो गए? 2 2 4 1 5 और माँ, तो ये 6 वर्ण हो गए ना। सर्वनाम से आप इस तरह आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए, एक वर्ण स है, फिर रा है, फिर वा है, तो ये 2 वर्ण हो गए। फिर ना बड़ा है तो यहाँ पर ना है, और आ है, ये भी 2 वर्ण हो गया। फिर माँ है तो ये 1 वर्ण हो गया। तो इस तरह याद रख पाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है एक। फिर है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक। फिर निजवाचक, निजवाचक। तो ध्यान रखिएगा, सभी को नाम भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यानी यहाँ पर यह जो है, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बताइए। यह जो है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह के माध्यम से निश्चित हो रहा है कि यही वाली मेरी पतंग है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अनिश्चयवाचक में कोई आता है, ध्यान रखिएगा। निजवाचक में आप आता है, यानी जो स्वयं के लिए आप प्रयुक्त होता है वह आता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, क्या, क्यों, कैसे, ये सब आएंगे। सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन को, असायत को, मुल्ला दाऊद को या मलिक मोहम्मद जैसी को? बताइए, किसे माना है रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक? तो मुल्ला दाऊद को माना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना के द्वारा माना जाता है? चंदायन के द्वारा। यानी चंदायन यह प्रेमाख्यान परंपरा के पहला काव्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी के लिए पुल्लिंग शब्द क्या होगा? राजा होगा, महाराजा होगा, सम्राट होगा या बादशाह होगा? बताइए क्या होगा? तो सम्राट होगा साम्राज्ञी के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजा का रानी होगा और महाराजा का महारानी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायक, लेखिका, वधू, धावक। यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा है? धावक जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, षोडश तत्सम रूप का तद्भव होगा। यानी षोडश शब्द जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तो क्या होगा? 16 होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। सावन का क्या होगा तत्सम? श्रावण होगा, श्रावण होगा, ध्यान रखिएगा। सतसई का क्या होगा? सप्तसती होगा, सप्तसती होगा सतसई का तत्सम। सांझ का क्या होगा? संध्या होगा, सांझ का तत्सम। सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भूमि को धारण करता हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। भूतेश, भूधर, भूगोल, भग्नावशेष। बताइए इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? तो क्या है? भूधर। ऑप्शन बी सही आंसर है। जो भूमि को धारण करता है उसके लिए एक शब्द होगा भूधर। भूधर में समास कौन सा है? कभी कभी यह भी पूछा जाता है। कर्म तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो कर्म वाला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। भग्नावशेष का क्या होता है? किसी भवन का अवशेष, किसी भवन का अवशेष भग्नावशेष, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अंगद का पैर होना मुहावरे के लिए उचित अर्थ होगा। दृढ़ होना, बहुत दुख सहना, संकटपूर्ण कार्य करना या नियम विरुद्ध कार्य करना। बताइए इसके लिए उचित अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? दृढ़ होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। अंगद का पैर होना यानी दृढ़ होना। बहुत दुख सहना का क्या होता है? अंगारे सिर पर धरना। क्या होता है? अंगारे सिर पर धरना मतलब बहुत दुख सहना। अंगारे सिर पर धरना, ध्यान रखिएगा। संकटपूर्ण कार्य करना का क्या होता है? अंगारों पर पैर रखना। क्या होता है? अंगारों पर पैर रखना मतलब संकटपूर्ण कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? आशा हताशा, जय अजय, अंतरंग बहिरंग, अज्ञ अल्पज्ञ। बताइए इनमें से कौन सा है जो सही है? तो सही है अंतरंग बहिरंग। ऑप्शन सी सही आंसर है। आशा का क्या होता है? निराशा होता है, ध्यान रखिएगा, निराशा होता है। जय अजय का एक ही होता है, पराजय होता है, यानी दोनों का अर्थ एक ही है, समानार्थी दे दिए गए हैं। इसका विलोम होगा पराजय। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। और अल्पज्ञ का क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी विलोम शब्द का सही युग्म है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में परिवर्तित नहीं होता है? गुरु, खेती, कविता, वर्षा। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में नहीं परिवर्तित होगा? तो वर्षा जो है यह बहुवचन में नहीं परिवर्तित होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। कविता का क्या हो जाएगा? कविताएं हो जाएगा, कविताएं हो जाएगा। खेती का क्या हो जाएगा? खेतीहर हो जाएगा। खेती का बहुवचन खेतीहर हो जाएगा। गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा। गुरु का गुरुजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सम्मिलित स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ या आ। बताइए इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित स्वर है? तो कौन सा है? ई जो है ये सम्मिलित स्वर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ओ जो है ये अर्ध सम्मिलित है। ओ अर्ध सम्मिलित के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। औ जो है यह अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है औ, और आ भी अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है, यानी औ और आ अर्ध विवृत है, ओ अर्ध सम्मिलित है। यहाँ पर सम्मिलित पूछा गया है तो ई होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? प्रेरित, गरीब, उपभोक्ता, विक्रेता। बताइए इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन सा है? प्रेरित है, ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेरित होना एक भाव है, यह दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। भाववाचक संज्ञा को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो भाव होता है वह दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हैं। गरीब क्या है? यह है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। गरीब जातिवाचक संज्ञा। उपभोक्ता क्या है? यह भी जातिवाचक संज्ञा है। विक्रेता क्या है? यह भी जातिवाचक संज्ञा है। तो तीनों जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है प्रेरित। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। वाक्य किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। बताइए, उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चल रहा था तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है।
कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य, भाववाच्य प्रधान वाक्य या विधिवाच्य प्रधान वाक्य। बताइए यहाँ पर कौन सा है जो क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो विधिवाच्य जो है यह क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, बाकी तीनों क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, अवधी, ब्रज, मैथिली, कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती, तमिल, बागड़ी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी। बताइए इनमें से कौन सी है जो राजस्थान भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। तो कौन सी है, ऑप्शन ए में है, इसमें सभी बोलियां जो हैं ये राजस्थान भाषा की हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण की दृष्टि से श, श व्यंजन किस प्रकार के हैं। यानी तीनों श उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार के हैं। अंतस्थ, वत्स्य, ऊष्म, तालव्य। बताइए। तो ये व्यंजन जो है ऊष्म है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अंतस्थ कौन से हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ हैं। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की बात की गई है तो श, श, श यानी तीनों श ऊष्म व्यंजन है और हा भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अंगा, य, ड़, य। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।